अच्छा भाई, मैं ऐसा करूंगा कि देखिए इस वक्त 7:20 हो रहे हैं, तो ये सेशन हमारा 30-35 मिनट चलेगा। तो जब ये खत्म होगा तो हम नमाज का ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट का। उसके बाद फिर फाइनल आ जाएंगे वापस, ठीक है? तो बीच में आप मुझे ना कहिएगा सर अजान हो रही है तो ब्रेक दे दें, क्योंकि फिर वो बात बनेगी नहीं ना। तो इसको अगर इसको सेशन को हम कंप्लीट कर लें 40 मिनट्स का, तो ये इजाजत होती है। तो ये जो सेशन 35 मिनट से ज्यादा का होता नहीं है कभी। ओके, ठीक है सर, नो इशू। मैं आ जाता हूँ, वीडियो सेव करके मैं फौरन वापस आ जाता हूँ। अभी तक आप लोग 21 थे, अभी तक 6 आए हैं वापस। क्या हो गया आप लोगों को भाई? अच्छा, वैसे आप लोग जो मौजूद हैं मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की जो गाइडलाइन है हमारी 200 लीटर पर पर्सन पर डे की पूरी हो रही है? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही ना? कितने परसेंट आबादी को नहीं मिल रहा है ये? सर ये तकरीबन कैलकुलेशन सर 75% लोगों को जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, सेफ वाटर अवेलेबल नहीं है। बात अभी तो सिर्फ वाटर की हो रही है, सेफ वाटर फ्रेश वाटर पे ना जाओ, सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात करो। कितने लोगों को मिल रहा है? ये जो मैं आपको ये नंबर दिया है ना, 200 लीटर पर पर्सन पर डे का, ये कितने लोगों को मिल रहा है? सर अराउंड 35% पॉपुलेशन को मिल रहा है ये। आपका नंबर उल्टा है, 65% को मिल रहा है, 35 को नहीं मिल रहा। जो अच्छा आपकी, सर। देखिए आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है गांव देहात के अंदर, ठीक है ना? आप थर की मिसाल छोड़ दें या चोलिस्तान की मिसाल उनको आप निकाल दें। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, पानी बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है या नहीं? अगर आप जाएं उस तरफ, जाएं नॉर्थ की तरफ, तो आपको मिलता है ना जी पानी, सर, कोई इशू नॉट नहीं है, है, ठीक है ना? मिलता है। केपीके के अंदर पानी का कभी आपने कोई सुना कि इशू है, किसी को पानी की कमी हो रही है? नहीं है ना? आप पंजाब के देहात में चले जाएं, हर गांव देहात में आपको, अब तो सोलर ट्यूबवेल भी आ गए, 2018-19 से आने शुरू हो गए। पहले जो ट्रेडिशनल ट्यूबवेल हुआ करते थे, ट्रेडिशनल कुएं हुआ करते थे जो आपको नजर आते हैं, तो रस्सी से वो डाला करते थे, डोल कुएं से पानी निकाला करते थे। वो आपने गाने भी सुने होंगे ना कि मैंने तुम्हारी गागर से पानी पिया था, प्यासा था। आलमगीर का एक बड़ा मशहूर गाना था 80s के अंदर, वो बहुत चलता था। तो ये आपको मिलता है कुछ इलाके आपके में। असल में जो प्रॉब्लम है ना आपको, कि आपके शहरी इलाकों में जो इलीगल आबादियां बनी हैं, जिनको कि हम कच्ची आबादी कह के फिर बाद में पॉलिटिकली उनको लीज कर देते हैं, उनके अंदर ना कोई सैनिटेशन होती है, ना कोई वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट होता है, और ना ही उनका कोई इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो पॉलिटिकली प्रेशराइज करके वहां पे लाइन वाटर ले लें, कुछ ले लें। तो शहरों में आपके ज्यादा इशू है, और खास तौर पे शहरों की जो कच्ची आबादी है। अगर आप जो लीगल आबादी है ना, वहाँ आप चले जाएं तो वहां तो आपको कोई इशू नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, यहाँ पानी का कोई इशू नहीं। ये देखिए न्यू ईयर अभी तक लोगों का खत्म नहीं हुआ है, उस तरफ इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उससे आगे चले जाएंगे, खुदा की बस्ती की तरफ या नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, जो आबादियां बढ़नी शुरू हो गई, या अगर आप सुपर हाईवे पे अगर आप जाएं, तो सब्जी मंडी के सामने आपने देखा होगा 2010 में जब फ्लड आया था सिंध में, बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आके उन्होंने कच्ची आबादी बना ली बिल्कुल सब्जी मंडी के सामने। सुपर हाईवे पे अगर आप जाए ना, टोल प्लाजा से पहले सब्जी मंडी आती है, उसके सामने अगर आप देखें, तो वो 2010 में जो झोपड़ियां बनी थी, आज वो वहीं पे वो लोग रह रहे हैं। और सामने जो गुलशन मेमार में जाके उनकी औरतें मजदूरी करती हैं, हर घर के अंदर मेड वहां से जा रही होती है, तो वो एक अलग इशू है। तो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को पानी अवेलेबल है। अब हम क्वालिटी ऑफ वाटर की बात नहीं कर रहे हैं कि किस क्वालिटी का हमें पानी मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एक इस्तेमाल के पानी की जो बात है ना, कि वो अवेलेबल है। एक्सेस ऑफ टू फ्रेश वाटर या जो है वो आपके ज्यादा लोगों को है आपके, क्योंकि बिकॉज जो कैनाल सिस्टम बना के चले गए थे ना अंग्रेज, उसने भी एक पानी को आपके पहुंचाने का बंदोबस्त किया है जगह जगह। तो वो अगर आप चले जाएं गांव देहात में, तो वो लोग वही पानी पी रहे होते हैं ना। प्रॉब्लम आपको नजर आती है सिंध के बाद इलाकों के अंदर के, जहाँ जैसे आप दादू की साइड पे चले जाएं तो आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, आप थरपारकर में चले जाएं तो आपको नहीं मिलेगा पानी। जो बारिश का पानी वो लोग बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसी से वो काम कर रहे हैं। भाई लोग तो आ नहीं रहे, तो मैं आगे चलता हूँ। 11 आदमी आए हैं अब तक, आखिर में उस वक्त 21 थे, अब 11 रह गए हैं सिर्फ।
ठीक है, अच्छा अब आ जाइए सर फूड। स्टार्ट कर लेते हैं। जी, अब आप ये देख लें कि जो वुड की कंजम्पशन है ना, वो ज़ाहिर है कि 60% से बढ़ गई है। तो इसका ताल्लुक आबादी से, इससे मतलब आप ये जो कम बढ़ी है, जिस प्रोपोर्शन से हमारी आबादी बढ़ी है, वो कम बढ़ी है। अभी आपने हर जगह पढ़ा होगा अमेज़न फ़ॉरेस्ट जो है दुनिया के 25% ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है अमेज़न फ़ॉरेस्ट कर रहा है। लास्ट जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 या 16 के अंदर, उसके अंदर ब्राज़ील के सदर को बड़ा ज़लील किया गया कि जनाब आप जो है वहाँ से लकड़ी काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने कहा भाई तुम दुनिया के जंगल तुम बर्बाद कर रहे थे, अफ्रीका को तुमने नंगा कर दिया। उस वक़्त तो तुम नहीं करते थे। आज तुम्हें मेरी याद आ रही है कि मैं काट रहा हूँ तो। लेकिन मैं काट रहा हूँ तो साथ में उतने दरख्त हमारे यहाँ उग भी रहे हैं। उनकी अपनी एक थ्योरी है जो उसके ऊपर है। तो हर मुल्क जो है अपने मफाद को देखता है, अपने आप को देखता है। अब वेस्ट जो है ना उनकी प्रॉब्लम कुछ और है कि उन जी राजपूत साहब, हमजा साहब, सर मैं छोटा सा शेयर करना चाह रहा था, जी जैसे हम फरमाइए। वर्ल्ड बैंक और आईएफसी के साथ भी काम करते हैं ना, तो एक लिस्ट उन्होंने हमें दी हुई है कि आप इंडियन सेक्टर्स को जो है फाइनेंसिंग कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो है वुड प्रोडक्ट भी आती है, और उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपका कस्टमर है, अगर वो फर्नीचर भी बना रहा है या वुड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहा है, आपने इंश्योर करना है कि जो वुड ले रहा है ना, ये लीगल और सस्टेनेबल सोर्सेज से ले रहा है। हुँ, अब हम उनको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी अथॉरिटी है ही नहीं, या ऐसा कोई लीगल रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं कि हम उसको बोलें कि भाई आप हमें कम से कम ये शो करवाएं कि जो आप वुड लेकर आए हो ये सस्टेनेबल लीगल सोर्सेज से लेकर आए हो, तो यहाँ हम भी फेल हो जाते हैं सर। नहीं देखिए आप इसलिए फ़ेल होते हैं अगर आप जिस इलाके से लकड़ी आ रही है ना, वो कौन-सा इलाका है आपका? नॉर्दर्न सर एरिया से पूरे ना आपके? पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से आते हैं सर, नहीं पूरे देखिए पाकिस्तान मेन से मेन कस्टमर जो आते आपकी सप्लाई आ रही है, कश्मीर से आ रही है, नॉर्दर्न एरिया से आ रही है। हैं। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का आपको इत्तेफ़ाक हो, तो आप देखेंगे कि बाज़ जगह सड़क के किनारे पे आपको बहुत बड़े लॉग्स के स्टैक्स नज़र आते हैं। वो क्या होता है, जी जी। लोग छुप-छुपा के जो काट रहे होते हैं और उनका फ़ॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट उनको पकड़ता है कि जी वो सबूत नहीं दे सकते कि उन्होंने लीगली लकड़ी काटी है, नहीं काटी है। वो उसको हाँ लेके बिल्कुल। कॉन्फिस्केट करके अपने पास रख लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऑक्शन करते हैं उसको। ये मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ था, मैं जा रहा था गिलगित जा रहा था बाय रोड, तो मैंने देखा कि यहाँ तो मेरे साथ जो एक साहब लोकल थे वहीं के रहने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये होता है, यहाँ लोग जो है काट के लकड़ी और आपको ये भी पता है कि वो दरिया सिंध के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रकों से ज़्यादा। अच्छा। वो एक जगह से काट के दरिया में गिराते हैं, उनकी पूरी टीम होती है और वो एक ख़ास जगह पे जहाँ दरिया नैरो हो रहा होता है ना, वहाँ पे वो उनको निकालने का बंदोबस्त करके निकाल के बाहर स्टैक करते हैं, वहाँ से ट्रकों पे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप जहाँ आपने लकड़ी काटी है, वहाँ से ट्रक पे लेके आएँगे, कहीं न कहीं रास्ते पे रोड के ऊपर नाके होते हैं ना, अब दरिया पे सही तो कोई नाका है। नहीं लगा सकता ना। तो सर हमारे पास, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा सर, तो हमारे, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हमारे पास कोई ऐसा, मतलब हमारे पास है ऐसी कोई लीगल सोर्स के आप यहीं से ही वुड को एक्वायर कर सकते हैं, देखें, ऐसी लीगल सोर्स हमारे पास कोई नहीं है कि जिसमें हो। है ना? नॉर्मली ये होता है कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ऑक्शन करता है कि जी हमारे पास इस इलाके में हमारा टारगेट ये था कि पर हेक्टर जो है कितने दरख्त होने चाहिए। हमारे दरख्तों की तादाद इतनी बढ़ गई, हमने जो नए लगाए थे ये 3 साल में ये बड़े हो जाएँगे, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर लगा के मार्किंग करके उसका वो ऑक्शन करते हैं। और जो हायर सही है बिड सर। देता है उसको इजाज़त मिलती है कि जी आप 1000 दरख्त काट लें, आप 500 दरख्त काट लें। वो दरख्त काटने की वो तो एक तरीका है। पंजाब के जी। अंदर भी ये होता है, ये केपीके के अंदर भी होता है, ये जीबी के अंदर भी होता है। कश्मीर का मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी जो होता है देखें पाकिस्तान में कौन-सा काम जो है ऐसा है जो इल्लीगल नहीं हो रहा। वो हर सर काम बात इल्लीगल तो होता है, आपकी इसमें ये सही है, भी पर होता है हम और लोग फिर उनको इसमें जो वर्ल्ड बैंक को ना सेटिस्फाई नहीं कर पाते इस तरह के जवाबात से ना। नहीं, अगर आप देखें ना, आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से आप राब्ता करें, वो आपको बताएँगे लाइसेंस दिए जाते हैं। जिस तरह गेम हंटिंग के सर लाइसेंस इश्यू होते हैं। बहुत कोशिश की है, फ़ोन्स भी करते हैं और कंसर्न पर्सन से बात करने की भी सर, ना तो फ़ोन पिक किया जाता है, अगर कोई कर लेता है तो वो कहता है कि साहब अभी सीट पे नहीं है। हाँ, ये तो एक मसला है। कोई रेफरेंस नहीं मिलता हमें, कोई लॉ का रेफरेंस, कुछ ना कुछ, मतलब नहीं, लॉ ज़ाहिर है सारे मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट। देखें, मैंने आपसे पहले ही दफ़ा ये बात कही थी और मैं अभी कह रहा हूँ कि किसी लॉ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ का लॉ मौजूद है। जो अंग्रेज़ बना के गया है ना, मैं कल परसों अपने बेटे को बता रहा था कि यहाँ तक के लॉ मौजूद है कि अगर एक पोस्ट ऑफिस के एक मुलाज़िम जो घर पे डाक लेके आता है ना, उसको आप थप्पड़ मार दें, उसके ऊपर भी 3 साल की सज़ा। ये अंग्रेज़ लॉ बना सही। के गया हुआ है।
अंग्रेज का ये लॉ भी मौजूद है कि आज की तारीख में भी वो लॉ रिपील नहीं हुआ है। आज की तारीख में भी आप एक सांप मार के थाने ले जाएं, थानेदार पाबंद है आपको उसके 5 रुपए देने का। ये अंग्रेज लॉ बना के किया हुआ है कि जिस जमाने में स्नेक बाइट से बहुत डेथ हो रही थी, उन्होंने एक लॉ बनाया था जो आज तक रिपील नहीं हुआ है कि जो शख्स भी सांप मार के थाने ले जाके जमा कराएगा उसको 5 रुपए थानेदार देने का पाबंद है, उसकी एंट्री करता है उस बंदे के नाम की। तो लॉस की कोई कमी नहीं है। ये मतलब इस चीज पे तो मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ कि हमारे पास हर चीज के लॉज मौजूद हैं। मसला है इम्प्लीमेंटेशन का, मसला है नियतों का। जब नियतें खराब होती हैं कुछ नहीं होता। कोई भी काम पाकिस्तान का आप उठा के देख लें जिसके अंदर पैसा है, वो सारे लोग आपको पार्लियामेंट में नजर आते हैं, वो सारे लोग आपको सेनेट में नजर आते हैं। आप अगर सही काम करना भी चाहें ना तो आप कर नहीं सकते। तो उसका नतीजा ये होता है लोग इजी वे आउट निकालते हैं कि चलो जी ये भी कर रहा है तो हम भी करें, दैट काइंड ऑफ थिंग जो है हो जाती है। ठीक है। अब ये देखिए मुझसे भी ठीक है गलती सर। है, ग्लोबल वार्मिंग की जगह मैंने ग्लोबल वार्निंग लिख दी है। हो जाती है गलती। ये जाहिर है कि एक इशू है, ये इतना बड़ा इशू है, हर एक को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इशू है। एमिशन जो कार्बन के एमिशन क्या कर रहे होते हैं हमारे साथ, उसका जो है ग्लोबल वार्मिंग से जो है जाहिर है कि आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समंदरों का लेवल बढ़ रहा है। बहुत सारे जजीरों के लिए कहा जाता है कि जो 95 में थे अब नहीं रहे हैं, जो अब हैं वो आज से 20 साल के बाद वो सारे डूब जाएंगे। इसमें एक मालदीव की बड़ी मिसाल दी जाती है, वल्लाह आलम की 20 साल के बाद मालदीव होगा ये नहीं होगा, या हम होंगे या नहीं होंगे। ये बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं, समंदर के लेवल राइज कर रहे हैं। जो भी सुनामी आया था 8-10 साल पहले, उसकी भी लॉजिक यही देते हैं कि जनाब जब आप नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर का इंतकाम जो होता है बड़ा सख्त होता है। 2 बिलियन हेक्टेयर जो है जमीन जो है वो जाया हो चुकी है ओवर ग्रेजिंग से, जो है ना उसको जब आप निकाल लेते हैं। फिश स्टॉक जो है पूरी दुनिया में जितनी तेजी से फिश अपने आप को रिप्लेनिश कर रही है, उनका जो एक ब्रीडिंग साइकिल होता है, उससे ज्यादा जब आप करते हैं तो ये चीजें भी अब खत्म हो रही हैं। तो ये तो एक जनरल एक फिगर्स हैं 2018 की रिपोर्ट से। अब 20 की क्या रिपोर्ट है, वो भी मोरलेस इसी तरह की होगी। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे आसान डेफिनेशन जो इसकी मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज है ना उसको आप इस तरह इस्तेमाल करें कि आप सारा का सारा ना खा जाएं, अगले आने वाली नस्ल को आप नंगा करके ना चले जाएं। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास तेल दिया है कुदरत ने आपको, ठीक है ना, तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी जो अगली नस्ल आए था तो उसके पास भी कोई चीज वो मौजूद हो। अब ये डेफिनेशन जो मैंने गूगल से उठाई है, ठीक है ना, अब इसके अंदर आप देख लें ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स व्हाइल सिमल्टेनियसली सस्टेनिंग द एबिलिटी टू नेचुरल सिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज इकोसिस्टम, ये बला बला बला। सिंपल सी जो इसकी जिस्ट है ना वो ये है कि जी कोई भी नेचुरल रिसोर्स को एग्जॉस्ट ना करो, अगली नस्ल के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। ये कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि आप सब कुछ अगर आपकी नस्ल खा के चली जाएगी ना तो अगली नस्ल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और वो फिर बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। किसी भी सोसाइटी के अंदर ये चीज बहुत अहम होती है कि आप इस चीज को रियलाइज करें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। मैं अपने एनवायरनमेंट को जो डैमेज कर रहा हूँ, अपनी जमीन को जो मैं डैमेज कर रहा हूँ, अपनी एयर को जो मैं डैमेज कर रहा हूँ। देखिए, आप 20 साल पहले चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच खेलने गया, उन्होंने दिल्ली में टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी यहाँ की एयर इतनी खराब हो चुकी है कि हम अपने खिलाड़ियों को 5 दिन यहाँ खिलाने का रिस्क नहीं ले सकते। दे रिफ्यूज टू प्ले, ठीक है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, ये हुआ। आज अगर आप जाके देखें कि उन्होंने जो कुछ किया है कि दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट को कंसिस्टेंट एफर्ट से उन्होंने बसेस को इलेक्ट्रिकल पे कन्वर्ट किया, रक्षाओं को इलेक्ट्रिकल रक्षाओं को इंसेंटिव दिया, ये कर करके आज दिल्ली का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है 95 96 के मुकाबले में। जब वर्ल्ड कप के बाद ही ये मसला हुआ था उनका, ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो ये चीज नहीं है कि अगर आपने एक दफा डैमेज कर दिया एनवायरनमेंट को तो परमानेंट डैमेज है। अगर आप चाहें तो एफर्ट्स करके आप उन चीजों को वापस ला सकते हैं, आप उनको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात होती है कि आपकी विल है या नहीं है। अगर आपकी विल होगी तो आप कर लेंगे, अगर आपकी विल नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर लेंगे। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, आज आज की बात बता रहा हूँ, मैं एसपी कैंपस गया था, नीचे में खड़ा हुआ था अंदर जाने से पहले, तो मैंने अंदाजा लगाया कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहां से रोड का अगर मैं मिडिल हूँ तकरीबन 21 फीट बनता है। वो जो हमारा मेजर है ना, हमारा
डीबीए मेजर करने का, जो हमारे साउंड का जो है, नॉइज़ लेवल मेजर करने का जो है। जिस जगह मैं खड़ा हुआ था मुझे यकीन था कि वहाँ से 21 फीट के फासले में मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये जो नॉइज़ का लेवल है ये 85 से कहीं ज़्यादा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैफ़िक का शोर था, उसमें ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ना कोई म्यूज़िक बज रही थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही थी। अब आप ये कहेंगे कि जी लॉज़ नहीं है, लॉज़ तो आपका मौजूद है। हू इज़ देयर, हू इज़ जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, क्या कभी उसने को मॉनिटर करने की कोशिश की? नहीं। वो मॉनिटर नहीं करते, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको नहीं बताते, ट्रैफिक कंट्रोल वालों के साथ कोई राब्ता नहीं है। एनवायरनमेंट को या एचएससी को, जैसे हमने पहले जनरली बात की थी, कि लोग इसको एक अज़ाब समझते हैं। ये नहीं समझते कि ये चीज़ जो है ये इनके लिए हो रही है। पीपल डोंट रियलाइज़ एट ऑल। और यही हमारा मसला है कि अब आप वो जैसे आपने वुड के लॉ की बात की, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि लॉ मौजूद है। लेकिन जिनकी ज़िम्मेदारी उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे, तो नतीजा आपके सामने है। कि जो होता है फिर वो यही होता है कि नेचुरल सिस्टम को आप वायोलेट किए चले जा रहे हैं। आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए चले जा रहे हैं। इतना इस्तेमाल, मतलब जो ग्रीड होती है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती ना। जो एक बड़ा मशहूर कौल है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट का, कि कफन में जेबें नहीं होती हैं। उसने जब अपना जनाजा उठवाया तो उसकी 3 ही शर्तें थी ना उसकी, कि मेरे हाथ दोनों जो है मेरे कफन से बाहर करना, मेरे जर्नैल मेरे जनाजे को उठाएँगे, और जितनी दौलत मैंने लूटी है वो गुलाम जो है सरों पे रख के मेरे जनाजे के आगे चलेंगे। दुनिया को बताने के लिए कि ना आप कुछ साथ लेके जा सकते हैं, सर्जन्स जो हैं आपके जनाजे के आगे चल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जर्नैल जो ताकतवर आपके साथ हैं, वो आपके जनाजे को उठाया हुआ है, और हाथ दोनों कफन से बाहर हैं। उसको किसी ने ये भी कहा है ना कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, तो यही होता है। लेकिन हमारी ग्रीड की कोई कमी नहीं है, हमारी ग्रीड उस लेवल पे पहुँच चुकी है एज़ अ नेशन, कि हज़रत अली का एक कौल है कि जब हविस हद से बढ़ जाए ना, पैसे की या मालो-दौलत की हविस, फिर कब्र की मिट्टी उसको पूरा करती है और कोई चीज़ नहीं करती। और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की जमा करने की। ठीक है, मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनिशन बता दी है, बाकी तो आपको गूगल पे किताबों में मिल जाएगी। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाओ, सारा कुछ उड़ा के मत चले जाओ। ठीक है ना? अब इसमें क्या हो जाता है कि ग्लोबल चैलेंजेस इस वक़्त क्या है? पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की जो डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, ये जो है यूएनओ के चार्टर के अंदर ये सारे अल्फाज लिखे गए हैं। एक वक़्त था कि 1985 में जब अफ्रीका में फ़ेमाइन आया और मैं उस वक़्त इंग्लैंड में पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ देखता था कि हैरानगी होती है कि वो एक लोग जो कि सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुए हैं, उन लोगों ने अफ्रीका के फ़ेमाइन के लिए वो सब कुछ किया, जो कि आप के जो बादशाह और जिनके की दौलत का आप हिसाब नहीं कर सकते, किंग ऑफ ब्रुनाई हो या रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरब हो या रॉयल फैमिली ऑफ कुवैत हो या ओमान के, ये इस तरह के जो ये अरबपति हैं, उन लोगों ने इतना नहीं किया होगा, जितना कि वहाँ के जिनको आप नाचने गाने वाले सिंगर्स कहते हैं, एक्टर्स कहते हैं, उन लोगों ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड जमा किए वहाँ पे, और उन्होंने जाके वो काम कराए कि जी सिर्फ इनको भूखों को खाना खिलाना मसला नहीं है, इनका ऐसा काम करो कि ताकि दोबारा इनको फेमाइन ना आए। जितने बच्चों की अडॉप्शन उन लोगों ने की है ना, स्कैंडिनेवियन मुल्क ने, आप हैरान हो जाएँगे कि जो है, एक अभी आपको बात बताऊँ, आप ये शायद आपको बुरी भी लगे ये बात, कि जब ये बोस्निया-हर्ज़ेगोविना में सिविल वॉर चल रही थी ना, तो उसमें जो बच्चे ऑर्फन हुए थे ना, आप हैरान हो जाएँगे कि जितने ईसाई बच्चे थे ना वहाँ ऑर्फन होने वाले, वो पूरे यूरोप में अडॉप्ट हो गए थे, और मुसलमान बच्चे जो थे, उनकी अडॉप्शन के लिए वो पूरी दुनिया को अप्रोच करते रहे, मुसलमान मुल्कों को अप्रोच करते रहे। नो वन केम फॉरवर्ड। और ये जो मतलब उसके बाद ईसाइयों ने उन बच्चों को अडॉप्ट किया और अपने उन्होंने जो है उनको पाला है, उनको लेके, उसे बचाने के लिए। हम में से किसी ने कोई एक मुल्क आगे नहीं बढ़ा। आपको एंजेला मार्केल का कोट याद होगा ना, जब वो एक सीरियन बच्चे की लाश की तस्वीरें थी जो कि डूब गया था कश्ती में। उसने ये कहा था, उसने कहा था कि सीरिया से करीब बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन स्टिल वो अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो हम इंसानी बुनियादों पे आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने सीरियन इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क में जगह दी और सब कुछ किया। ये नहीं कि हमारे पास वसाइल की कमी है या हम नहीं करना चाहते थे। अपने हम इस तरीके से कबीलों में, टुकड़ों में बँटे हुए हैं कि हम इंसानियत को हमने पीछे छोड़ दिया है।
उस पे हम काम नहीं करते। तो जो लोग इंसानों की कदर ना करें तो उनको एनवायरनमेंट की क्या कदर होगी भाई? क्लाइमेट चेंज से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये कराची के अंदर जो पिछली बारिशें गुज़री हैं जुलाई, अगस्त के अंदर, इसका मतलब ये ऑब्वियस आपको नज़र आ रहा है ना कि जी ये क्लाइमेट चेंज की वज़ह से हो रहा है ना। आपके हार्वेस्टिंग सीज़न आगे पीछे हो चुके हैं। जब मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री में काम शुरू किया था 95 के अंदर, तो हार्वेस्टिंग सीज़न जो हुआ करता जिसको हम लेते थे, 15 मार्च से जो है 30 जून तक हुआ करता था, जिसको गंदम वाला सीज़न कहते हैं ना, रबी और खरीफ 2 होती है ना हमारे यहाँ फसलें। और एक सीज़न हुआ करता था जो कि अक्टूबर के एंड से शुरू होता था, नवंबर-दिसंबर तक जाता था, जिसके अंदर शुगर केन ये सारी चीज़ें होती हैं ना और चीज़ें। तो अब क्या है, अब आप देखें कि सीज़न आपके अर्ली आने शुरू हो गए। यानी हार्वेस्टिंग जो है आपकी आपको पहले करनी पड़ती है, फसल पहले काटनी पड़ती है। हार्वेस्टिंग जो शुरू होती है पाकिस्तान में वो होती है सिंध से। सबसे पहले गंदम तैयार होती है सिंध में, सिंध से कटती है मतलब यहाँ से जाएँगे हैदराबाद से जाएँगे आप नवाबशाह इधर-उधर जहाँ भी होती है शिकारपुर। उसके बाद आप पंजाब में सदर्न पंजाब में दाखिल होते हैं, फिर आप सेंट्रल पंजाब में दाखिल होते हैं। फिर आप होते-होते केपीके में जाके गंदम कटती थी जुलाई के अंदर। वो आखिरी होता था। उसके बाद सितंबर के एंड से फिर शुरू होती थी, फिर क्रशिंग सीज़न आ जाता था, गन्ने का आ गया, ये कॉटन-वॉटन ये सारी चीज़ें जो आया करती थी, सब्जियाँ तो खैर थ्रू आउट द ईयर होती हैं। अब ये इनकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। मुझे इसलिए पता चल जाता है इनका टाइमिंग का कि ऑयल का एक बड़ा गहरा लिंक है हार्वेस्टिंग के साथ, कि जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है, गंदम कट रही होती है, थ्रेशर चल रहे होते हैं, ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो है डीज़ल की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 6 महीने पीक के होते हैं, 6 महीने ज़रा लो होते हैं, तो एवरेज आउट करके जो पीक मंथ्स है ना, उनका जो साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो नहीं रहा जो कि आज से 25 साल पहले था, तो 25 साल के अंदर वो चेंज हो चुका है। ये क्या है? ये बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी फसलों की टाइमिंग आपकी आगे-पीछे हो गई है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की आपके सामने मिसाल है, पानी की क्वालिटी की तो बात करना ही फ़िज़ूल है, कि कराची शहर के अंदर कोई पानी आपको मुझे मैं चंद इलाके ऐसे होंगे जिनको आप कह दें, लेकिन इवन जो लोअर मिडल क्लास के अंदर भी आपको मिनरल वाटर या बॉटल्ड वाटर आप कह लें, मिनरल वाटर का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये मिनरल वाटर किसी भी हवाले से नहीं है। बॉटल्ड वाटर जो है घरों में इस्तेमाल होता है, ये बड़े जो अ, डिस्पेंसर घर के अंदर आप जाएँ तो आपको नज़र आता है डिस्पेंसर रखा हुआ है, नेस्ले का होगा या एक्वाफीना का पानी का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम किए चले जा रहे हैं और हम करते रहेंगे, बर्बादी का सामान हम करते रहेंगे और मैं आपके सामने ऐसी बातें करता रहूँगा, आप मेरी बातें सुनते रहेंगे, अमल ना आपने करना है ना मैंने करना है, ठीक है ना? सोशल जस्टिस की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो दीन तो आपको ये बताता है कि जो आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए। इसको एक बड़े अच्छे वेस्टर्न फिलॉसफर ने कहा है कि अगर अल्लाह तुम्हें दे तो अपनी डाइनिंग टेबल को बड़ा करो, अपनी दीवारों को ऊँचा ना करो। बड़ी मतलब देखें ना वो काफ़िर है हमारी नज़र में। जो जहन्नमी है जिसको हम कहते हैं उस तक दीन की रोशनी नहीं पहुँची। लेकिन कितनी विज़डम की वो बात कर रहा है कि खुदा अगर तुम्हें नवाज़े तो अपनी डाइनिंग टेबल को बड़ा करो। ज़्यादा लोगों को खाना खिलाओ, अपने साथ शेयर करो बजाए इसके कि अपनी दीवारों को तुम ऊँचा करना शुरू कर दो, बड़े-बड़े घर बनाने शुरू कर दो। तो कोई सवाल आपका जनाब? बात ये है कि जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना, मैं जज़्बाती हो जाता हूँ क्योंकि मैं इस फ़ील्ड के अंदर सालों से हूँ और मैं बजाए बेहतरी के मैं इसमें तनज़्ज़ुल ही देख रहा हूँ। डिग्रेडेशन नज़र आ रही है, डिटेरियोरेशन नज़र आ रही है। तो जब ये बातें करते हैं तो आपकी गुफ्तगू में भी इसकी झलक नज़र आने लगती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल अगर आपके दिल में दर्द होता है तो आप कहते हैं उस चीज़ को कि मुझे तो कोई अ, पिछले 20 सालों के अंदर अ, जो विज़डम जो मैं अब देखता था, पता नहीं आपसे शेयर की है मैंने ये बात कि मुझे अपनी दादी का एक वाक़या याद आता है कि हम हैदराबाद में रहते थे, तो वो पाकपटन से आई थी। हम भी उनके घर गए थे, वो दादा के घर गए थे तो वहाँ पे एक हैंडपंप लगा होता था। तो दादी जब भी नमाज़ पढ़ने जाती थी तो वो हम में से किसी एक को आवाज़ देती, "इधर आओ।" तो हम जाके हैंडपंप चलाते थे, दादी वुज़ू करती थी और नमाज़ पढ़ती थी। जब वो हमारे घर आई तो हमारे घर के अंदर टॉयलेट भी था, रनिंग वाटर भी था, ओवरहेड टैंक भी था। लेकिन दादी वही काम करती थी, कहती थी जग लेके आओ, पानी भरो और हमें पकड़ के ले जाती थी, मैं या भाई या बहन कोई भी और वो लॉन में जाके बैठ के वुज़ू करती थी। तो अपने दिल में हम ये समझते थे कि दादी गाँव से आई है, उसको क्या पता कि टैप वाटर क्या होता है। लेकिन आज इतने साल गुज़रने के बाद
समझ में आता है कि मुझसे बड़ी हम सबसे बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट तो वो थी कि अगर आप एक जग के पानी लेके वुज़ू करें तो आप देख लें कितना पानी आप खर्च करेंगे और आप अगर सिंक के ऊपर खड़े होके वुज़ू करें तो आप कितना पानी खर्च करेंगे। उनका अकीदा ये था कि वुज़ू का पानी मुक़द्दस होता है, गटर में नहीं जाना चाहिए, तो लॉन में जाके करती थी वुज़ू। और देखिए जब लॉन में आप वुज़ू कर रहे हैं तो पानी पौधों को जा रहा है ना, ज़मीन को जा रहा है ना, वो गटर में तो नहीं जा रहा ना, सीवर वाटर में नहीं जा रहा। लेकिन उस वक़्त हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई। आज समझ में आ रही है कि उनके पास तालीम ना होने के बावजूद भी उनके पास एक विज़डम थी। वो विज़डम जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, जिसके अंदर कोई एजुकेशन का ताल्लुक नहीं होता, कि आप ज़रूरी नहीं कि आप क्लासरूम के अंदर बैठ के ही हासिल करें। वो जो विज़डम पेरेंट्स टू पेरेंट्स बच्चों को ट्रांसफर होती है, बच्चों से फिर अगली नस्ल को। मैं अभी अपनी क्लास में किसी में बात कर रहा था कि ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो मेरे कोलीग जिनके साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक़्त गुज़ारा है ना, उनमें और जो बच्चे सिर्फ माँ-बाप के साथ रहे या मेट्स के ऊपर पले, उनके एटीट्यूड में ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, कि जिसने अपने दादा-दादी के साथ वक़्त गुज़ारा है, वो अलग होंगे, उनकी तबीयत अलग होगी, उनका मिज़ाज अलग होगा, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ अलग होगा। और ये जो लोग होते हैं ना, जो जो मेट्स के ऊपर पलते हैं ना, उनका अंदाज़ कुछ और होता है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ कुछ और होता है। अब ये देखिए अभी जो बात हो रही थी ना ये अब मैं आ गया हूँ अब इसके ऊपर, कुवैत के ऊपर। मुझे इटली जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है जब 80s के अंदर ना जब मैं वहाँ पढ़ रहा था और उस वक़्त भी ये कैनाल का जो आलम था ना, आप यकीन करें कि बज़ाहिर तो गंडोला राइड क अगर आपको बैठने के लिए पैसे आपकी जेब में होने चाहिए, हम तो चंदा जमा करके बैठते थे इसके अंदर। लेकिन इस कैनाल का वो आलम हो गया था कि और बाद में और बिगड़ते चले गए हालात और बिगड़ अब ये जो है इनमें से कोई भी ऑयल की नहीं है मोटर, ये सारी लोग चलाने वाली है ना, जो कश्तियाँ जिनको हम कहते हैं। लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको दिखाने के लिए उठाई है कि जब इटली में पेंडेमिक ज़ोर के ऊपर था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, अपना वेस्ट नहीं फेंक रहे थे कैनाल के अंदर। आप ये देखिए कैनाल से पानी से आपको इसका कश्ती का अक्स नज़र आ रहा है। ये नेचर का इंतकाम है। बाज़ लोग कहते हैं खुदाई अज़ाब है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा बहस कि अल्लाह ताला कौमों पे अज़ाब नाज़िल हुए जिन्होंने नाफ़रमानियाँ की, ये तो एक हकीकत है कि चाहे वो कौम लूत हो या कौम आद हो या कौम समूद हो या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हो जिनके ऊपर खुदा ने अज़ाब नाज़िल किए हैं, नाफ़रमानी करने के ऊपर, वो एक अपनी जगह पे मौजूद। लेकिन ये जो है ना आप देखिए जब ये मैं सिर्फ़ आपको नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब आपने नेचर को ब अब्यूज़ किया, एक ऐसी चीज़ आई, लोग घरों में बंद हो गए, घर से नहीं निकल रहे थे, खिड़कियों से झाँक रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, मुर्दे उठाने की जगह नहीं थी। उसका नतीजा क्या निकला कि वेनिस की जो कैनाल है, आप ये देखिए, ये तस्वीर आपको बता रही है और मेरे ख़्याल शायद पहले वाली तस्वीर मैंने नहीं, पहले वाली नहीं डाली। ये चाइना की तस्वीर है। अब आप ये देखिए कि जो लेफ्ट के ऊपर आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के वो हैं, ये इन्होंने निकाले हैं। तस्वीर लेके ये वुहान आपको नज़र आ रहा है जहाँ से शुरू हुआ है सब कुछ ना। उस इलाके के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल क्या था और ये तस्वीर जो है ना, राइट साइड के ऊपर जो तस्वीर है ये आपको बता रही है कि चाइना के अंदर कितना जो है ड्रॉप हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन एक हो गई थी। ये 1 से 20 जनवरी को क्या लेवल था और फरवरी 10 से 25 को। ये सारी तस्वीरें नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप देख लें। कि वही लोग घरों में बंद हुए, गाड़ियाँ निकल गईं। आपने खुद महसूस किया होगा कराची शहर के अंदर जब मार्च के अंदर यहाँ लॉकडाउन लगा है, आपने महसूस नहीं किया कि लोगों के अंदर कितना फिटनेस लेवल बढ़ गई थी? मैं देखता था हर जगह न मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस क्लिफ्टन की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्थ औरंगाबाद में, गुलशन में, हर जगह लोगों ने साइकिल चलानी शुरू कर दी। ट्रैफिक एक तो ये है कि आप साइकिल यहाँ पे तो सिक्योरिटी कोई नहीं होती ना कि आप साइकिल के ऊपर निकले साइकिलिंग करने के लिए, अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए अब कोई आएगा आपको मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला आपको उड़ा के चला जाएगा, आप सड़क पे पड़े होंगे, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे देखा है कि पूरी-पूरी फैमिलीज़ 4-4 5-5 बाइकें वो साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूर करते थे अगर कि मतलब पीछे ड्राइवर या कोई गाड़ी उनको वो शायद चला रहे हैं और वो अ, ये जो दो दरिया की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसके ऊपर मैं अक्सर देखता था कि लोग जाके साइक्लिंग कर रहे हैं और अपना एक और आज साइक्लिंग करने से क्या होता है
ये कौमों की जो है ना फिटनेस बढ़ जाती है, लोगों की फिटनेस बढ़ जाती है अगर आप करें तो भाई ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है आफ्टर प्रिंट। मतलब पहले की अगर आप तस्वीरें देखें ना न्यूयॉर्क का क्या हाल था धुएं से और उससे, लेकिन बाद में ये हुआ। तो अब अगर बहसियत इंसान की, अच्छा अब मेरे पास मैसेज आ गया 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं 2-3 मिनट रहने पे बंद करूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा तो 8 तकरीबन 8 से कम हो रहे होंगे, तो दोबारा हम 8:20 पे शुरू करेंगे नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है? जब मैं रुकूंगा उसके बाद ये वीडियो सेव करके आप भी नमाज पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ लूंगा, फिर वापस आएंगे। एक शख्स का ठीक है आपका सर। जो, सॉरी कोई कुछ कह रहा है जनाब? सर बोले ठीक है सर। ओके, देखिए 68% कंट्रीब्यूशन जो होता है ना किसी भी माशरे के अंदर, ये रूल ऑफ थंब है, हर मुल्क में का अलग एक रूल ऑफ थंब होगा। आपका अलग हो, मतलब पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, चाइना का अलग होगा, लेकिन ये एक रूल ऑफ थंब लिया जाता है कि इंसान कंट्रीब्यूट करता है 32% और रिमेनिंग 68% जो इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से और दूसरे से आता है जो आपके बस से बाहर है। अब सुपर हाईवे पे आप जाइए, कितनी सीमेंट फैक्ट्री है भाई, कोई गया है सुपर हाईवे के ऊपर? यार मुझे तो ताज्जुब होता है, तुम लोग बोलते नहीं हो मेरे भाई, सर क्या हो लकी गया? सर जी लकी सर, सीमेंट सर और बहुत है। सर लकी सीमेंट और पावर सीमेंट है। 2 सीमेंट है ना? अच्छा कभी ऐसा जी इत्तेफाक सर। हुआ है पॉपुलर कि सीमेंट भी आसपास हो गई मुर्शिदाबाद में 3 हो तुमने गई। रुक के सांस लिया हो कभी? देखा है कभी? सर सही से सांस नहीं आता। नहीं आता सर ना? रोजाना लेट है। आप में से आप तो नहीं पैदा हुए थे, मैंने जावेदा सीमेंट को भी देखा है। पीपल्स स्टील मिल जब जाते हैं उसके रास्ते में वो पड़ती थी, जब यहाँ दादा पे भाई नया तो नाजाबाद बना है, यहाँ पे एक सर सीमेंट लकी फैक्ट्री हुआ सीमेंट भी है करती वहां पे। थी। जी, दादा भाई दादाबाई थी या जावेदा सीमेंट थी? दादाबाई सर थी सर दादा शायद। बॉय। दादाबाई। अच्छा आप आ जाइए, ये मिलेनियम मॉल देखी है आपने? जी जी सर, यहाँ पे भी था एक। यहाँ पीछे कौन सी थी? डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। ये दीवान पाकिस्तान बनने दीवान से था पहले शायद थी। सर, दीवान सीमेंट। नहीं डालमिया की थी, डालमिया दीवान सीमेंट, सीमेंट था। सॉरी ओके ओके। ये डालमिया की थी। ये सर एक सही कह रहे हैं। सर डालमिया सीमेंट ही अभी स्टॉक का नाम डालमिया डालमिया पड़ा था। ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री थी, ये मैंने खुद देखा है। मैंने होते हुए देखी जब मैं कराची आया हूँ यहाँ पे एनईडी के अंदर। उस जमाने में ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री एग्जिस्ट करती थी, चलती थी ये, मैंने इसको चलते हुए देखा है। इसलिए कि इसके बराबर में एक ड्राइव इन सिनेमा हुआ करता था, हमारे पास तो गाड़ी नहीं थी। तो एक दफा एक दोस्त जो था अपने अब्बा की गाड़ी चुरा के लाया था, तो हम लोगों ने पैसे जमा करके हम ड्राइविंग सिनेमा में फिल्म देखने गए। तो वो हमें वहां पे मैंने देखा है इसको, ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पूरी आबादी बन चुकी है उसकी जमीन को करके। और ये डालमिया नाम का आपको अगर आपने पहले इंडियन ड्रामे देखो, डालमिया नाम की एक फैमिली इंडिया में एग्जिस्ट करती है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई अज्यूम कि वो पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे होंगे वो, तो ये उन्होंने लगाई होगी। लेकिन आप सोचिए कि जिस वक्त वो फैक्ट्री लगी थी वहां पे सिर्फ 2 चीजें थी। एक सामने नेवी वालों का कब्रिस्तान है, अगर आप उसके अंदर जाके देखें ना तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो गोरे मारे गए ना उनकी भी खबरें आपको नजर आएंगी। ये पूरा इलाका एक वीरान इलाका हुआ करता था, और इसीलिए यहाँ पे नेवी को जगह दी गई थी, एयरफोर्स को जगह दी गई थी। ये जो ड्रिग रोड कहलाता था ये सारा इलाके इसके अंदर। और लेकिन वक्त के साथ साथ आबादियां बनती चली गई और वो बिल्कुल बीच में आ गए, उसको बंद करना पड़ा। इतना वहां पे बुरा हाल होता था उसकी डस्ट का, तो वो तो मतलब, लेकिन वो जिनकी थी उन्होंने भी बड़ा फायदा उठाया, उसको खत्म करके इक्विपमेंट तो बेचा बेचा, साथ में उन्होंने प्लॉटिंग करके जितने पैसे कमाए उस लैंड के ऊपर, और यही उस फैक्ट्री का हुआ है। नया नाजमाबाद जो है सीमेंट फैक्ट्री बना है। अब आई डोंट नो कौन सी दादा भाई थी कि जावेदा थी। अमजद जी प्लीज। सर मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था इसका ठट्टा सीमेंट में इंटर्नशिप के लिए ना, वहाँ हम कुछ 10 से 15 दिन के लिए रुके थे। तो वहाँ पे जो आसपास की कम्युनिटी थी, डस्ट इतनी थी सर कि कम्युनिटी की छतों के ऊपर भी वो फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो डिपॉजिट हुए हुए थे। तो मतलब ना उनके स्क्रबर्स काम करते हैं, ना उनके फिल्टर्स, कुछ भी नहीं। और जब हमने पूछा वहाँ की जो लोग थे कम्युनिटी लोकल, उनसे जाके बात भी करते थे ऐसे ही, जब रात के टाइम या शाम के टाइम हमारे आउटिंग होती थी, यार आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं इनके स्टेक होल्डर से या इनके एडमिनिस्ट्रेटर से कि आप लोग के लिए कुछ करें, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो ये कहते हैं कि हम जाते हैं, वो बस हमें हमें सिर्फ नौकरियों से मतलब है, हम जाके शोर वोर करते हैं थोड़ा, और वो हमें जॉब पे रख लेते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। सर ये भी मेंटेलिटी है।
देखिए मेंटेलिटी मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। आपके ख्याल में क्या इन इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करने के लिए कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान के अंदर? एहसन खटक पता नहीं है या नहीं है, आज मौजूद है क्लास में या नहीं है। एहसन से आप पूछ लीजिए कि ये जो कोल यार्ड है ना, इनके लिए भी लॉ इनेक्ट हो चुके हैं। मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ है कि 2008, 9, 10 के अंदर ये किमाड़ी पे एक वो मैडम नसरीन आई थी यहाँ पे, केपीटी की डायरेक्टर, उन्होंने कोल्ड स्टोर कराना शुरू कर दिया। एक दिन मैं विजिट करने गया अपनी किमाड़ी की साइट को, तो घंटा डेढ़ में फिरता रहा वहां पे। उसके बाद जब मैं वुजू करने के लिए पहुंचा तो मैं हैरान हुआ कि मेरे नाक से काला पानी निकल रहा था। मेरे गले से का जब मैंने किया तो मेरे मुंह से काला पानी निकला। तो मैंने उसको इंचार्ज को बुला के कहा, मैंने कहा जालिम आदमी, मैं 1 घंटा 2 घंटे से यहाँ पे हूँ, तुम लोग यहाँ रोजाना 8 घंटे ड्यूटी करते हो, 3 शिफ्टों में काम करते हो, तुमने कभी इस बात को किसी को बताया क्यों नहीं कि ये है? सर हमने तो बताया था। किसको बताया था? कहते जी हमने केपीटी को लेटर भी दिया, ये कुछ भी नहीं हुआ। इवेंचुअली वो आपको पता है कहाँ से वो सारा कुछ बंद हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक औरत गई है, उसने जाके कहा कि जी ये यहाँ पे इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तब जाके केपीटी ने वो बंद किया है। सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। ना उसके ऊपर कोई वाटर स्प्रिंकलर का सिस्टम था, ना कुछ था। अब समंदर के ऊपर हवा चलेगी, हवा चलती थी, वो आती थी, लोग जो उसको इनहेल करते थे। अब आपको याद होगा ये मैंने शायद आपसे शेयर किया था ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर कि वो लोग जो कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, सॉरी मैंने वो आपसे नहीं किया। हाँ, कोल माइनर्स के अंदर एक बीमारी कहलाती है, इसको हम कहलाते हैं ब्लैक लंग। जो कोल की माइनिंग करते हैं ना, ये वो चीज होती है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज के साथ आप काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं ले रहे, आप इनहेल कर करके एक दिन जो होगा आपके लंग्स के अंदर जो है वो काले पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेंगे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, और नतीजा ये होगा कि आप फेफड़ों की बीमारी होकर मरेंगे। और पाकिस्तान में तो पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन जहां होता है तो वो देख के जब वो खोलेंगे ना तो उनको नजर आएगा कि आपका जो फेफड़ा है वो पिंक होने की बजाय जो काला निकला है। तो ये माइनर्स के अंदर बड़ी कॉमन बीमारी कहलाती थी, कोल लंग से जो है मरना। अच्छा भाई, मेरे पास 2 मिनट रह गए, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। इसको वीडियो को सेव करके नमाज पढ़ें। 8:20 विल मीट अगेन। और मुझे आज अफसोस हो रहा, आज आप लोग खामोश है, कोई बोल नहीं रहा है। अब मैं ओके वापस सर, आके आपको ओके एक सर, सवाल छोड़ के जा रहा ठीक हूँ। है सर ठीक है। ओके सर। नहीं, मैं आपको एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वापस आने के बाद आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, आप लोगों ने, मैंने नहीं करना, कि ये 32% कंट्रीब्यूशन जो है इससे क्या मुराद है? हम जो करते हैं ना, इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन करता है 32% का, व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन? ठीक है, इसका जवाब सर देना ये है आप। ओके सर। अभी तो टाइम ही नहीं बचा है ना, सोच लीजिए इसका जवाब आप।